Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्किर नैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों हम इसका एक पोर्शन जो है वो स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको ठीक है स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा और दूसरा पोर्शन जो है मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। आज का लेक्चर ठीक है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मतलब 30 मिनट्स का हो सकता है, लेकिन बच्चों लेक्चर बहुत क्रूशियल होगा, बहुत अहम होगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे और स्ट्रक्चर्स की बेस सीखेंगे कि स्ट्रक्चर्स आखिर बनाते कैसे हैं और किस तरह से ठीक है इसके अंदर एटम्स जो है वो अरेंज होते हैं इन स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो आपने आज के लेक्चर को कोशिश करना है कि आपने पूरा सुने, ठीक है, और सुनने के साथ साथ आपने अपने हाथ में एक रजिस्टर रखना है और पेन रखना है और साथ साथ जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा ऐसे से आपने प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप जब इस लफ्ज पे गौर करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है। और बच्चों ये जो हाइड्रेट है ना, ठीक है, हाइड्रेट्स लफ्ज ये बच्चों ये इस्तेमाल होता है वाटर के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? वाटर के लिए, हाइड्रा वाटर, ठीक है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मतलब क्या होता है? हाइड्रेटेड कार्बन्स, मतलब पानी वाले कार्बन्स। अब बच्चों हम इन्हें पानी वाले कार्बन्स क्यों कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका जनरल फार्मूला देखते हैं ना बच्चों, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2O। अब इस तरह ये देखें, अब ये और यहाँ पे N। अब देखें कार्बन की क्या वैल्यू है? N और फिर H2 और फिर N। फर्ज करें कि हमने यहाँ पे ग्लूकोज की वैल्यू निकालनी है तो N की जगह पे 6 आ जाएगा, तो H2O और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये C6H12O6। समझ आ रही है बच्चों? तो ये जो है इनका जनरल फार्मूला ये है, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखें ना इनके जनरल फार्मूला को देखते हैं तो बच्चों जितने उसके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उतने उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी वजह से हमने कहते हैं ये क्या है, ये हाइड्रेटेड कार्बन है, मतलब जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उतने कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन विच द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। अब वो जो कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखें ना, रेशियो क्या होती है बच्चों? यहाँ पे देखें ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज है। अब इसमें मैं हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकालता हूँ तो हाइड्रोजन क्या है? 12:6। अब इसको कटिंग करें कहाँ तक? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो किस रेशियो में आ गई? 2:1। ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है ना इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 में होते हैं। और बच्चों अगर आप वाटर में देखें ना H2O, तो पानी के अंदर भी कितने हाइड्रोजन है? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो बच्चों ये सेम वही रेशियो बनती है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कि वाटर के अंदर मौजूद है। क्लियर? तो बच्चों इसी वजह से हम इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिखी, उसके बाद नीचे वाली हेडिंग बना देनी है। बच्चों इसके बाद है सैकराइड्स, हम वो कहते हैं कि दे आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। याद रखें जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना इन्हें हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर होता है। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और लफ्ज भी देते हैं, क्या नाम है स्टूडेंट्स? सैकराइड्स। अब हम आगे जब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना वहां पे हम इसी लफ्ज सैकराइड्स को ही देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो सैकराइड लफ्ज है ना ये सैक्रोन से निकला है, और ये जो सैक्रोन है ना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के पास एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं मोनोसैकराइड। जिसके पास दो होंगे उसके पास उसे हम कहेंगे डाइसैकराइड, ठीक है। और जिसके पास काफी सारे होंगे उसे हम कहेंगे पॉलीसैकराइड। क्लियर? तो बच्चों उसके बाद यहाँ पे देखें दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2ON, फिर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे n कार्बन एटम्स की तादाद है। तो बच्चों ये आप लोगों ने इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, आप लोगों ने इसी तरह से इसको अच्छी तरह से क्या कर लेना है? याद कर लेना। बच्चों यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन है, वो कहते हैं देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पॉली मतलब मेनी। सैकराइड किसे कहते हैं? शुगर के मॉलिक्यूल को। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है वो मोनोसैकराइड्स, जिनमें दो होते हैं वो डाइसैकराइड, और जिनमें काफी सारे होते हैं बच्चों वो क्या कहलाएगा? पॉलीसैकराइड्स कहलाएगा। बच्चों यहाँ पे मोनोसैकराइड्स देखें, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं बच्चों? ये सिंपल शुगर्स हैं, सादा शुगर्स हैं, आर मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। नाम से जाहिर है मोनो का मतलब होता है एक, सैकराइड कहते हैं शुगर को, तो मोनोसैकराइड सबसे सादा शुगर्स हैं, ठीक है। अब सबसे सादा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हम इसको मजीद तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये है ये, ठीक है। तोड़ेंगे तो जब ना जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिले हम इसे तोड़ें तो फिर ये ठीक है एक बनेगा। अब ये है ही एक, तो इसका मतलब ये सबसे सादा शुगर है, ठीक है, जो कि एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बनी होती है। बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। दे आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट, ये पानी में बड़े आराम से हल हो जाते हैं, ठीक है। और इनका जायका क्या होता है? इनका जायका भी स्वीट होता है। बच्चों आपने ग्लूकोज देखी होगी, ठीक है, ग्लूकोज आपने डिफरेंट शक्ल्स के अंदर यूज की होगी। आपने इनरजाइल, ठीक है, आपने इनरजाइल के अंदर देखी होगी, इनरजाइल की शक्ल में आती थी। इसके अलावा बच्चों ये जो आप ठीक है रूह अफ़ज़ा वगैरह जामिश्री वगैरह बना के पीते हैं, ये भी क्या है? ये सारी ग्लूकोज होती है, फौरन से एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों जो ग्लूकोज है पानी में फौरन से हल हो जाती है, और इसका जायका क्या होता है? मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट होती है।
अब बच्चों जो मोनोसेक्राइड्स है ना, इनमें कार्बन आइटम्स 3 से लेके 7, ठीक है, 3 से लेके 7 कार्बन आइटम्स तक हो सकते हैं। अब ये क्या है, हम इनको इंशाल्लाह बोर्ड पे मैं आपको स्टडी करवाऊंगा बच्चों। इसके बाद देखिए, अब इनमें से 3 से लेके 7 तक है। अब बच्चों जो 3 वाला है ना, इसे ट्रायोसिस कहते हैं, ठीक है। अब जिसमें से 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 कार्बन वाला है ना, इसे ट्रायोसिस कहते हैं, 4 कार्बन वाले को टेट्रोसिस, 5 वाले को पेंटोसिस, 6 वाले को हेक्सोसिस, 7 वाले को हेप्टोसिस। अभी आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए इनके नाम, ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मैं जब व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा ना, तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने सबके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और वहां पे आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी बच्चों, हर एक का क्या क्या नाम है। और उनमें से बच्चों ये 5 कार्बन और 6 कार्बन, जो 5 कार्बन वाला है ना, इसे कहते हैं पेंटोसिस, और 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्सोसिस। मतलब मोनोसेक्राइड्स 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक हो सकते हैं, लेकिन इन पूरी सीरीज में से ये जो 5 कार्बन और 6 कार्बन वाला है बच्चों, ये सबसे ज्यादा कॉमन का, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ज़हन में रखना है। नीचे देखिए एग्जांपल्स इसके क्या है, राइबोज, ठीक है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर पेंटोसिस। अभी पेंटोसिस है बच्चों। इस तरह ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैक्टोज आर हेक्सोसिस। बच्चों इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्लूकोज और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दो के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले बनाना सिखाऊंगा, लीनियर स्ट्रक्चर्स को, और उसके बाद जो है, ठीक है, फिर हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डाइसैकाराइड्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए, अब हम इनके एग्जांपल्स, इनके जो फार्मूलाज हैं इनको और इनके स्ट्रक्चर्स को हम व्हाइट बोर्ड से देखते हैं। हमने इससे इस लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी किया। हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, एक को हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स, और एक को हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर के अंदर मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनके अंदर लिखा हुआ है, फ्रेंड्स हमने उसको तफसील से स्टडी किया। तो बच्चों, जैसे कि आपको बुक में नजर आ रहा है, अगर आप तो बुक ओपन करेंगे तो मोनोसेक्राइड्स के नीचे आपके सामने ना कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने बने हुए हैं। इसी तरह जब आप डाइसेक्राइड में देखेंगे तो वहां पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स को बनाना कैसे है। तो बच्चों, आइए हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको पता है कि मोनोसेक्राइड्स जो है इसमें कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक जो है वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब बच्चों, C3 का क्या मतलब है, कार्बन 3 कार्बन हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। हमने इसे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था ना कि जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, या मोनोसेक्राइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में पर्टिकुलरली बात करें ना मोनोसेक्राइड्स की, तो बच्चों इनका जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2ON, ठीक है। मतलब हम इन्हें कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, पानी वाले कार्बन चाहिए। अगर आप देखें ना, ये कार्बन है जिसके साथ एक वैल्यू n है, उसके बाद वाटर है, वाटर के साथ वैल्यू n है। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो बच्चों यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट की जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। आप जब इसको खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो C3, देखिए 3 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 और 4 3, ठीक है। अब बच्चों ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये सबसे सिंपलेस्ट जो है, सबसे सादा कार्बोहाइड्रेट ये है, ठीक है। ये इसके अंदर 3 कार्बन है। इस तरह जिसके अंदर 4 होंगे, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, बस आपको यहाँ पे 4 पुट करना होगा, C4 और 8 बाहर जाएगा, बाहर के 4 पुट करेंगे तो 4 पुट के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या बनेगा फ्रेंड्स, प्रोसेस का क्या बनेगा, C4H8 और O4, ठीक है, सिंपल C4H8 और O4, ठीक है। अब पेंटोसिस, स्टूडेंट्स पेंटोसिस के केस में भी आपने ये करना है, सिंपल यहाँ पे आपने 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C5, हाइड्रोजन का 2 है तो वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, H10 और O5, क्लियर। अब फ्रेंड्स इसी तरह अगर आप हेक्सोसिस देखें, हेक्सोसिस के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये देखें, ये भी ध्यान रखें कि ये नाम आपके बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, आपके बुक के अंदर कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि C3 को हम ट्रायोसिस कहते हैं, C4 को हम टेट्रोसिस कहते हैं, C5 को हम पेंटोसिस कहते हैं, C6 को हम हेक्सोसिस कहते हैं, और C7 को हम हेप्टोसिस कहते हैं बच्चों। लेकिन आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको लिख सकते हैं, आप चाहे इसको याद ना करें, लेकिन आप लोग को चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर भी, ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। तो आप लोगों को इसका बहुत बुनियादी जो है वो होना चाहिए। आपको पता है ट्राई कहते हैं 3 को, टेट्रा कहते हैं 4 को, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, पेंटा कहते हैं 5 को, हेक्सा कहते हैं 6 को, हेप्टा कहते हैं 7 को। बेसिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज है जिसके अंदर यहाँ पे इनके नाम लिखे गए हैं। इनके नाम जो है इनके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद की वजह से लिखे गए हैं। और बच्चों, अगर आपसे किसी का भी वो फॉर्मूला पूछ लेके बताएं कि C4 वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, C4 वाला जो मोनोसेक्राइड है उसका फॉर्मूला बताओ, क्या होगा। मुझे परेशान नहीं होना, आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसका जनरल फार्मूला आता होगा CnH2ON,
H2O N। अब यहाँ पे आपने सिंपल जो वो कहेगा फिर तेरे को कहेगा कि सी ठीक है 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड बताओ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 की वैल्यू सिंपल क्या कर देंगे, नीचे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे C4 आएगा, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे H2O के वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा C4 H8 और O4। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसका फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ बताएं कि C8 वाला बताएं मोनोसेक्राइड क्या होगा, 4 से C8 को पुट नहीं कर देना यहाँ पे, क्योंकि C8 में हम देखते नहीं कि C8 वाला मोनोसेक्राइड होता है कि नहीं होता, नहीं होता। तो मोनोसेक्राइड जो सिर्फ C3 से लेकर C7 तक एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देता है, हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर आप लोग अपनी 10th क्लास की जब केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे ना, तो वहां पे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या होता है बच्चों, ये खास के ग्रुप्स होते हैं, कुछ एटम्स मिलकर ना ग्रुप बनाते हैं, और ये ग्रुप जिस भी कंपाउंड के पास होगा ना, उसके पास खास किस्म के ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खसूसियात होते हैं, मतलब वो खास किस्म की खसूसियात को ना शो करता है। ठीक है, इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। वैसे काफी सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो को डिस्कस करेंगे बच्चों। एक को हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों? फिर से रिपीट करें, एल्डिहाइड ग्रुप। और एक को हम क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों? कीटोन ग्रुप। फिर से दोबारा रिपीट करें। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एटम्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और वो कंपाउंड जिनके पास ये खास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो खास किस्म की खसूसियात शो कर रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे इसके अलावा और भी इसके टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो लिख रहे हैं अपनी आसानी के लिए। एक बच्चों होती है एल्डिहाइड, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? कीटोन। अब एल्डिहाइड बच्चों क्या है, एक कार्बन सेंटर में, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और यहाँ पे देखिए कार्बन सेंटर में है, इसकी वैलेंसी 4 है। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना ले। ठीक है, कार्बन ने देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाए, और एक बॉन्ड ये किसी और चीज के साथ बनाएगा। जो भी इसके नीचे कंपाउंड लगा होगा ना, ठीक है, उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा चौथा, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, तो अब वो कंपाउंड जिसके ऊपर ये ग्रुप लगा होगा, हम उसे कहेंगे एल्डिहाइड कंपाउंड है। समझ आ रही? और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इसी तरह ये कार्बन की वैलेंसी 4 है यहाँ पे। अब इसने ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक नीचे और एक ऊपर, पर यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल अटैच होगा और यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल अटैच होगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ना बच्चों, इसे हम नाम देते हैं कीटोन ग्रुप। किसका नाम देते हैं? कीटोन ग्रुप का नाम देते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स के अंदर, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो शुगर्स होती है ना, ठीक है, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है। इन दोनों में से, ठीक है, कोई एक ग्रुप उनके अंदर मौजूद होगा। क्लियर? हम देखेंगे जब हम आज के इस लेक्चर में डायग्राम्स को स्टडी करेंगे ना, तो आप लोगों को बताऊंगा कि किसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, किसके अंदर कीटोन ग्रुप है। तो आप लोगों ने अभी दोनों को आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है और कीटोन ग्रुप क्या होता है। क्लियर? अब हमारे बुक में अगर आप देखें ना, ठीक है, तो वैसे तो आप यहाँ पे देखें C3 से लेकर C7 तक, ठीक है, एक सीरीज है, लेकिन हमारे बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ C5 और C6, C5 मतलब 5 कार्बन वाला कंपाउंड डिस्कस किया हुआ है, और C6 6 कार्बन वाला जो मोनोसेक्राइड है ना बच्चों, इसको डिस्कस किया हुआ है। बाकी ना C3 को डिस्कस किया है, ना C4 को डिस्कस किया है, और ना ही C7 को डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स C5 वाला है तो इसका क्या मतलब होगा, इसके अंदर 5 कार्बन होंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है, अब जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है ना बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम था राइबोस। क्या नाम है? राइबोस। अब मैं आपसे कहता हूँ राइबोस का मुझे फॉर्मूला बताएं। अब आपको पता है कि राइबोस के अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो आप फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे CnH2O फिर N। अब यहाँ पे C5 और फिर H2O और फिर 5, क्या आ जाएगा? C5H10O5। बच्चों ये क्या आ जाएगा? ये राइबोस का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। अब बच्चों हमने इसका क्या करना है, हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि किस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब 5 कार्बन जो है किस तरह से होते हैं, 10 हाइड्रोजन किस तरह से, 5 ऑक्सीजन किस तरह से होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। हमारे इस के अंदर ना रिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा। जब आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर आते होंगे तो आप लोग रिंग स्ट्रक्चर को बड़े आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले जो है स्ट्रेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सीधा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल उसमें हम कार्बन्स को एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे, और फिर जब वो हमें बनाना आ जाएगा तो फिर हम दूसरे रिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। तो बच्चों आए सबसे पहले ड्रॉ करने आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जब आप लोगों ने इसका, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, इसको नाम देते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर जो कार्बन है ना, ठीक है, वो रिंग की शक्ल में नहीं है, बिल्कुल सीधे दूसरे के साथ अटैच है, इसको हम लीनियर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं।
तो कितने कार्बन है 5, तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने कार्बन है ना उसको इस तरह से लगा देना है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से क्या करना है, मेरे साथ कॉपी पे आप लोग ड्रॉ करें, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस तरह से 1 2 3 4 5 कार्बन लगा लिए। अब फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप पे आपने 500 कार्बन, ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट करिए बुक पे लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक लाइन पे एक कार्बन लिख लिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के दूसरे पे एक कार्बन लिख लिया, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। जब आप लोगों को चीजें बनानी आ जाएगी फिर आप चाहे छोटे में ड्रॉ कर रहे कोई मसला नहीं, अभी आप थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे 5 कार्बन बन गए। फिर अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, इसको काउंटिंग देनी, नंबरिंग देनी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करनी है, इसको ठीक है नंबरिंग देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। अब ये जो शुगर है ना राइबोज, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप क्या है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप है, आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले वाला कार्बन है ना इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बनाएंगे। क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बनाएंगे। एल्डिहाइड ग्रुप को आपको पता है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड है उसका हाइड्रोजन के साथ। तो बच्चों यही सेम चीज हम यहाँ पे कर देंगे, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड है इसका हाइड्रोजन के साथ। हो गया। और देखिए बच्चों ये अब ये पूरे का पूरा क्या बन गया, अगर आप इसको देखें पूरे का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप बन गया और इसके नीचे बाकी जितना भी कंपाउंड है उसके नीचे अटैच है। अगर आप पहले कार्बन की देखें तो आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो 4 बॉन्ड इसके पूरे होंगे। देखिए 2 इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ है और एक नीचे वाले कार्बन के साथ, 4 पूरे हो गए। अब इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब बच्चों आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चलिए जब आपको इसको ड्रॉ कर लिया है फिर बच्चों आप लोग क्या करेंगे, अब बाकी जितने भी कार्बन बचे हैं ना 4 नीचे वाले, आप इनके साथ आप एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है आपको पता है ना, ठीक है, ये OH। तो मैं आपको एक बताता चलूं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये जो OH ग्रुप है ना, ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो कुछ हम यहाँ पे इस तरह से इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे बच गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। आसान है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिखा, उसके बाद नंबरिंग दी, नंबरिंग के बाद जो पहला कार्बन था इसको एल्डिहाइड कार्बन बना दिया। कैसे बना दिया, इसके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया और एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बना दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था। अभी एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब बाकी नीचे जितने भी कार्बन बचे इसके साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने देखना है कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 बॉन्ड्स बने होने चाहिए। जहां पे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बने, ठीक है, जितने कम होंगे वहां पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन की तो वैलेंसी 2 इसको नहीं चढ़ेगा। कार्बन 2 को देखें, एक बॉन्ड ये है, दूसरा तीसरा, इसके पास एक बॉन्ड की कमी है। हम यहाँ क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। समझ आ रही, यहाँ पे देखिए कार्बन 3 1 2 और 3, इसके भी 3 बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर। और यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 4 1 2 3, इससे भी 3 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब कार्बन नंबर 5 देखें, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए, बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर। अब बच्चों ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बना है, ये किसका है, राइबोज का। किसका है बच्चों, राइबोज का स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो देखिए कितना आसान है राइबोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ठीक है, अब हम ठीक है एक और हमारे अंदर एक राइबोज लिखा हुआ है और बच्चों इसी के साथ जो है वो एक नाम लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम है बच्चों, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। अब बच्चों डीऑक्सीराइबोज का क्या मतलब है, डी का मतलब याद रखें, जिस लफ्ज के पीछे डी आ जाए ना, डीई, इसका मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज आपको पता है शुगर को कहते हैं। अब डीऑक्सीराइबोज क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज का मतलब होगा कि राइबोज के अंदर से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है। क्या, राइबोज के अंदर से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है। तो बच्चों उसके नतीजा में जो कंपाउंड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। क्या कहेंगे बच्चों, डीऑक्सीराइबोज। तो बच्चों आए इसको हम ड्रॉ करते हैं कि डीऑक्सीराइबोज जो है वो क्या होगा। इसलिए बहुत आसान है, जब आपको राइबोज बनाना आ गया ना, इसका लीनियर स्ट्रक्चर, हम पहले डीऑक्सीराइबोज का भी लीनियर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, फिर हम दोनों के लीनियर स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। देखिए राइबोज का आपको लीनियर स्ट्रक्चर बनाना आ गया, इसी तरह सेम यही तो है डीऑक्सीराइबोज का होगा। ठीक है, बस फर्क क्या होगा, जो कार्बन नंबर 2 है ना, ये वाला जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे,
ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो देखिए हुआ क्या है, ये एक पूरे का पूरा राइबोज है। इस राइबोज में से एक ऑक्सीजन जब निकल जाए तो दूसरे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज, मतलब राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकल गई है। तो आई हम इसको ड्रॉ करते हैं। आप देखिए आपने सिंपल भेज रखा है ना, सबसे पहले 5 कार्बन ड्रॉ करने हैं, क्योंकि जो डीऑक्सी राइबोज है ना, ठीक है, राइबोज ये भी 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। 5 कार्बन आप लोगों ने ड्रॉ कर ली। फिर सेकंड स्टेप में आपको बता दें क्या करना है, नंबरिंग देनी है, ठीक है, नंबरिंग देगी। फिर क्या करना है, सबसे पहले वाला कार्बन है इसको आपने क्या करना है, एल्डिहाइड ग्रुप देना है। एल्डिहाइड ग्रुप आप इसको असाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक, कितना आसान, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, जिसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ बिल्कुल इसी तरह में वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप बन गया और पहले कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। अब अच्छा आपने क्या करना है, आपने सेकंड और थर्ड स्टेप हमारा क्या है, ठीक है, जब इसको हमने एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया, फिर हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। ध्यान में रखेंगे इस हाइड्रोजन के साथ ये जो कार्बन है ना, ठीक है, यहाँ पे वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं चारों के साथ, ऐसे ही यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया है। लेकिन ध्यान में रखेंगे कार्बन नंबर 2 के साथ हमने हाइड्रोक्सिल नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, सिर्फ हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि यही डीऑक्सीराइबोज की खसूसियत है। अगर कोई आपसे पूछे कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क क्या होगा, तो आपने कहना है कि राइबोज के अंदर कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है, इसका आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जबकि बच्चों डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, कार्बन नंबर 2 है ना, जो इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोक्सिल नहीं, क्लियर। अब बच्चों आपने क्या करना है, सिंपल, जब ये हो गया सिर्फ आपका, फिर बाकी का को आपने इसी तरह हाइड्रोजन के साथ फिल कर देना। अभी से इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देंगे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने हुए, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देंगे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने हुए, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, अब लास्ट वाले के 2 बॉन्ड्स बने, इसके 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे, क्लियर। बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर है। और बच्चों ये वाला है, ये राइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, क्लियर, ये राइबोज का है और ये डीऑक्सीराइबोज का है, ठीक है। अब बच्चों आपसे तो पूछा है कि डीऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, डीऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप क्या बताएंगे, ठीक है, बताइए, बहुत आसान है। जब आपको राइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है, राइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है, C5H10O5। अब बच्चों राइबोज में से जब एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बनता है, डीऑक्सीराइबोज बनता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देना है, क्या कर देना है, कम कर देना है, तो क्या बनेगा, C5H10O4। मेरे पास समझ में आया, C5H10O4। तो बच्चों ये किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया डीऑक्सीराइबोज का, क्लियर। तो आपको डीऑक्सीराइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, असल में हमारी किताब के अंदर उसने एग्जामिनर ने बनाया हुआ है, ठीक है, उसको ड्रॉ कैसे करना है मुझे, ये बहुत आसान है, ठीक है। और बच्चों होता क्या है यहाँ पर, जब आमतौर पर ना जो राइबोज है, ठीक है, जब पाउडर फॉर्म में होती है, इस तरह यूनिट स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन जब हम इसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर में आ जाती है। रिंग स्ट्रक्चर में क्यों आ जाती है, ताकि ज्यादा स्टेबल रहे, ये ज्यादा तवाज़ुन बरकरार रह सके, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टी के पानी के अंदर बड़े आराम से पैदा हो सकते हैं और स्वीट टेस्ट भी देते हैं। तो जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं ना, ये रिंग स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर हासिल कर लेते हैं। अब हमने इनके रिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, आपने ध्यान रखना है, जो आपको पता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क क्या था, कि राइबोज में कार्बन नंबर 2 के एक तरफ हाइड्रोक्सिल था, एक तरफ हाइड्रोजन था, जबकि डीऑक्सीराइबोज में क्या है, कार्बन 2 के दोनों तरफ हाइड्रोजन है। अब बच्चों सेम यही फर्क जो है उनके रिंग स्ट्रक्चर में भी आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी कॉपीज के ऊपर मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब बच्चों इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, वो 5 कोनों वाला बनता है। कितने कोनों वाला बनता है, 5 कोनों वाला। इसे हम कहते हैं पेंटागन। आपने देखा होगा ना, पेंटागन इस शेप का होता है, जो शेप होती है ना हमारे पास, इसे हम कहते हैं पेंटागन। आपने मैथ्स के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है, 5 कोनों वाला। तो आपने क्या करना है, इस तरह अभी जो आप इसे समझिए हाउस है, घर है, ठीक है। अब घर की जो सबसे ऊपर है ना, जो यहाँ पे मौजूद होगा ऑक्सीजन, क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन, समझ आ रही। और बच्चों ये जो है ना, जो ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये जो कार्बन नंबर 1 वाला है ना, वो होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे ना जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे ये वाला कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीजन इसके कार्बन नंबर 4 के, ठीक है, जो कार्बन नंबर 4 है ना, इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अभी इसकी डिटेल हमारी बुक के अंदर नहीं है, ना ही मैं सीख में जा रहा हूँ, ज्यादा ठीक है कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे चीजें। अभी सिर्फ अपना ध्यान रखें कि कार्बन नंबर 1 इसका कार्बन 4 के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर में आता है। तो आप लोगों ने इसके सबसे ऊपर ऑक्सीजन को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों,
यहाँ पे थोड़ा सा चीज से ड्रॉ करता हूँ, आपको करना इस तरह से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और सॉइल इस तरह से आपने घर की जो है वो छत करवानी है। फिर क्या करना है आपने यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान रखें दोनों लाइन बराबर, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन और फिर यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। अब फिर क्या करना है, आप लाइन थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे, यहाँ से भी आपने क्या करना है थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे और फिर बच्चों यहाँ पे इसको मिला देना है, ठीक है। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है, पेंटागन का एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के अंदर तो कितने कार्बन होते थे, 5 कार्बन होते थे ना, यहाँ भी कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, पांचवा कार्बन स्पेस कहाँ पे होगा। अब हम इसको जब नंबरिंग देते हैं ना तो हमें पता चलता है। आपने क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है ना इसके इस साइड से, ठीक है, जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे इसकी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह घड़ी घूमती है इस साइड से, क्लॉकवाइज इसकी साइड है, ठीक है। ये वाली साइड यहाँ से नंबरिंग पूरा स्टार्ट करेंगे। आप इसको देंगे नंबरिंग, कार्बन नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो जब 4 के ऊपर हमारे पास ये कार्बन नंबर 5 मौजूद, समझ आ रही है। और आसान है, पहले आप लोगों ने सिंपल, आपको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई, ठीक है, आपने नंबरिंग दे देनी है, और जब नंबरिंग आपने दे दी है तो फिर आपने क्या करना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, आप लोगों ने कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, ऊपर की जाना, आप लगाना है ऊपर की तरफ। आपने क्या करना है, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, ठीक है। मैं इसको रेड मार्कर से लगा देता हूँ, बच्चे ये क्या लग गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया ऊपर की तरफ, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 पे नीचे की तरफ आपको क्या लगा देना है, हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन नंबर देखें, हर कार्बन के साथ जिस तरह यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल एक हाइड्रोजन था ना, एक हाइड्रोक्सिल एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल एक हाइड्रोजन, सेम वहीं पर है, ठीक है। यहाँ पर भी यही है। कार्बन नंबर 1 का ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल की पोजीशन ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे। अब कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे, कार्बन नंबर 2 पे ये उल्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल नीचे हाइड्रोजन ऊपर, समझ आएगा बात, हाइड्रोक्सिल नीचे हाइड्रोजन ऊपर। फिर कार्बन नंबर 3 में भी यही होगा, हाइड्रोक्सिल नीचे हाइड्रोजन, समझ आई। तो चीज ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। वो कार्बन जिसके साथ 3 बॉन्ड बने होंगे, 3 मतलब ऑक्सीजन का भी बॉन्ड बना होगा और 2 कार्बन और का बॉन्ड बना होगा, उसके साथ हमेशा हाइड्रोजन आएगा। आगे भी हम जब ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और जब हम आगे, ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर भी हम इस बात को देखेंगे कि वो कार्बन जिसके साथ 3 बॉन्ड्स बने होंगे, तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, बाकी 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, उसके साथ हमेशा हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा, हाइड्रोजन, इसके साथ बच्चों हमेशा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। और जो C5 है ना बच्चों, ये वाला जो C5 ये वाला था, ठीक है। अब C5 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोक्सिल और 2 हाइड्रोजन। अगर आप देखें जो C5 यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है ना, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, उसमें CH2 और एक हाइड्रोक्सिल, ठीक है। और इसको इस तरह से जब इसको कंडेंस कंबाइन करके लिखते हैं ना तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, CH2 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल, तो CH2OH, तो क्या बन जाएगा, CH2OH, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, ये आ गया राइबोज, इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज राइबोज। अब दूसरे तरफ काउंट करके देखते हैं कि यहाँ के कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं। अच्छा देखिए, हमें पता है राइबोज का फार्मूला होता है C5H10O5। यहाँ पे देखिए क्या 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, जी बिल्कुल 5 कार्बन होंगे, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने, ये 2 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, 3, ये 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन बोले। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल का ये है 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये और पांचवा ये, ठीक है। उसे यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप लोगों में शो हो रहा है तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये राइबोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज राइबोज, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने किसी के साथ राइबोज के साथ डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने लेक्चर को सुन लिया किस तरह से बनाना है, सेम इसी स्ट्रक्चर को आपने दोबारा बनाना है कॉपी के ऊपर, ठीक है। आप लोगों का काम है, आपने वीडियो को दोबारा पॉज करके रिपीट करके दोबारा देख ले, इस डायग्राम को दोबारा बनाना है। डीऑक्सीराइबोज में जो फर्क क्या आएगा, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था, इसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल नहीं होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजन, ठीक है, बल्कि यहाँ हाइड्रोक्सिल की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सिंपल सा फर्क होगा। मैं इसको वापस पुराने वाला राइबोज बना देता हूँ, ठीक है। आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाकर और दोबारा डीऑक्सीराइबोज में, ठीक है, बुक के ऊपर लिखना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों ने सिंपल दरमियान में ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है, छत बनानी है, फिर यहाँ पे 2 कार्बन की लाइन थोड़ी सी रेडी करके
कि आप लोगों ने कोशिश करनी है स्केल से, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई है ड्रॉ करके, ठीक है, तो इसी वजह से मेरी लाइन सीखती है, लेकिन बच्चे डायग्राम्स बनाते हैं तो उनकी डायग्राम्स बहुत खराब होती है, मतलब इस तरह से वो डायग्राम्स जा रही होती है, बिल्कुल नहीं पता होता किस तरफ डायग्राम जा रही है। तो आप लोगों ने प्रॉपर फासले के साथ और प्रॉपर शेप देके फिर डायग्राम्स को स्केल के साथ, बॉल पॉइंट और स्केल के साथ जो है वो कॉपी पे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने डायग्राम्स अच्छे तरीके से क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम, ठीक है, हेक्सोसिस, जो हमारा ग्लूकोज है, लैक्टोज है और फ्रुक्टोज है, ठीक है, इसके स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।